हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय। भारत की खोज सहायक पुस्तक से पाठ 5 नई समस्याएं, इसमें जो प्रसंग है उसके बारे में समझाने जा रही हूँ। नेहरू जी ने इस पाठ में किसके किसके बारे में समझाया है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है अरब और मंगोल, महमूद गजनवी और अफगान, समन्वय और मिलेजुल संस्कृत का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो, बाबर और अकबर, भारतीयकरण की प्रक्रिया, यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर, औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार जिसमें शिवाजी का नाम आता है। आगे हम देखते हैं बेटा, प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय, रणजीत सिंह और जय सिंह के बारे में जानेंगे, भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि और इंग्लैंड का दो रूप। तो देखते हैं बेटा, चलते हैं अपने लेसन में, देखें क्या समझाया गया है हमें। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ 5 में अरब और मंगोल के बारे में नेहरू जी ने हमें क्या समझाया है। उन्होंने बताया है कि जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था। उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। तो देखते हैं बेटा, आगे देखेंगे हम महमूद गजनवी और अफगान, ये कौन थे। लगभग 300 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनवी एक तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिसमें उसने बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए। उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। तो ये था महमूद गजनवी का। अब हम देखते हैं बेटा, महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पे कोई आक्रमण हुआ, न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनी साम्राज्य का अंत हो गया। आगे हम देखेंगे कि कबीर और गुरु नानक, अमीर खुसरो के बारे में। भारत पर मुस्लिम आक्रमण किया। भारत में मुस्लिम वर्ग युग की बात करना गलत और भ्रामक है। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों बाद आया। अब देखते हैं बेटा, आगे देखेंगे कि शेर शाह सूरी कौन था। शेर शाह अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेर शाह ने की थी। ठीक है। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा। आगे हम देखते हैं तैमूर कौन था। तैमूर के बारे में देखते हैं। तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो गई तो जौनपुर संयुक्त में छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई। तैमूर के बारे में हम देखेंगे बेटा, 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया। वह जिस रास्ते से आया उसी को वीरान कर दिया। बहुत ही कठोर था वो। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता गया।
दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य से वो बहुत आगे नहीं बढ़ा। पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। आगे बहुत सारे प्रसंग है बेटा, इसको तुम पूरा पढ़ लेना। अभी हमने उस हेडिंग बताया कि इसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, देखो पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए। कबीर की साखियां और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। उसमें गुरु नानक हुए जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा। आगे हम देखते हैं बेटा अमीर खुसरो के बारे में। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। वे तुर्क थे। उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासन काल में रहे। वे फारसी के उच्च कोट के कवि थे। उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे। उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थीं। कहा जाता है भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रसिद्ध गीत रहे जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी भाषा में लिखा है। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उनकी भाषा ही नहीं ली बल्कि उनके रीति रिवाज रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियां भी लिखी। अपने लंबे जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, बाबर और अकबर के बारे में देखो बेटा। बाबर के बारे में बताया जाता है कि ये मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने ही किया। अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई। उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुनतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया। बाबर के बारे में बताया गया है, उसके व्यक्तित्व के बारे में, इसे ध्यान से देख लेना। ठीक है, यांत्रिक उन्नति और विरचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच का अंतर दिखाया गया। इसमें मेवाड़ की राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। देखो दिखाई दे रहा ना, मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी समझता था औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। सब और बहुत सारे राजपूत राजाओं को उसने मिला लिया, लेकिन राणा प्रताप को विजय नहीं पा सका। आगे हम देखते हैं बेटा, और औरंगजेब के बारे में देखो। औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई। औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। अपनी सारी योग्यता उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। वह धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था। उसे कला और साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर उनके बहुत से मंदिरों को तोड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। ठीक है, तो इस औरंगजेब के बारे में ये सब बताया गया।
इधर प्रभुत्व के लिए मराठों अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक उसी 1739 में ईरान का बादशाह जो नादिर शाह था, वो फिर उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, बहुत लूटपाट मचाई और जो तख्ते ताउस था उसको अपने साथ ले गया। रणजीत सिंह और जय सिंह के बारे में देखो, लिखा हुआ है। रणजीत सिंह के बारे में बताया गया कि रणजीत सिंह ये जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। बाद में वह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति थे। वह अत्यंत मानवीय थे। उन्होंने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करते थे। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी, उन्होंने मौत की सजा बंद कर दी, चाहे जुर्म कैसा भी हो। तो राजा रणजीत सिंह अच्छे व्यक्ति थे। अब हम देखते हैं बेटा भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड का दो रूप। इंग्लैंड का जब शासन, इसमें बताया गया कि अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे व्यापार करते करते उसने शासन करना शुरू कर दिया हमारे भारत में। देखो इसमें लिखा है, एडम स्मिथ ने सन 1776 में 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। ठीक है बेटा, तो दो तरह का इंग्लैंड का रूप दिखाई दिया। एक तरह शेक्सपियर और मिल्टन वाला, और एक तरफ बर्बर दंड संहिता निशंस व्यवहार वाला। तो ये दो रूपों से भारत में वो राज्य करते रहे। ठीक है बेटा, अभी इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न है, उसको तुम लोग देख लो। भारत की खोज पाठ 5 नई समस्याएं, इस पाठ का कुछ प्रश्न है, इसको देख लो और अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है बेटा, कराया गया है क्लास में, तुम लोग भी इसको कर लेना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।